मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या कर रहे थे, इसके न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो इसके न्यूमेरिकल कर रहे थे, आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ थोड़ा मैं बातचीत कर लूँ यूट्यूब वालों से खास करके कि देखिए अगर इतना मेहनत से वीडियो बन रहा है और मेरा इसमें कुछ फायदा या कुछ जा नहीं रहा, तो वीडियो डाल दे रहे हैं, तो अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं या और लोगों को नहीं बता रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा डालने का, क्योंकि मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ मेहनत से, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऐसा होगा तो मैं आगे से फिर वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे तो पढ़ ही ले रहे हैं, बाकी और बच्चों को था कि फ्री का कंटेंट चला जाएगा, लेकिन अगर लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं तो फिर मैं आगे से कंटेंट फिर नहीं डालूंगा। ये लास्ट ही कंटेंट होगा यूट्यूब पे, बाकी यहाँ जो चल रहा हो तो चलेगा ही, बढ़ता रहेगा। तो सब आप पे ही डिपेंड करता है, अगर चाहेंगे तो आगे डालेंगे वीडियो, नहीं तो फिर आगे नहीं डालेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो में। आपका जो क्लास, पूरी क्लास का, ये ऐसा नहीं है कि क्लास का कुछ पार्ट डाल दिया या ये डाल दिया, पूरी की पूरी क्लास है जो कि आपको एज इट इज जा रहा है। तो खैर ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन किए थे आज, तो लिखो आसान सा क्वेश्चन लिखो। ए स्क्वायर मेटल प्लेट, अलग अलग जो थ्योरी पढ़े थे उस पर बेस्ड है। ए स्क्वायर मेटल प्लेट, मेटल प्लेट, स्क्वायर मेटल प्लेट, स्क्वायर मेटल प्लेट लिखो। कुछ दिया है, ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, साइड मूव्ड पैरेलल, 10 सेंटीमीटर साइड मूव्ड पैरेलल, moved parallel to another plate, moved parallel to another plate with velocity 10 centimeter per second, with velocity 10 centimeter per second, 10 centimeter per second, comma, both plates immersed, both plates immersed, immersed, both plates immersed in water, both plates immersed in water. ठीक, if the viscous force is, viscous force दे रखा है is 200 dynes, viscous force is 200 dyne, viscous force is 200 dyne, 200 dyne, and viscosity of water 200 dyne, and viscosity of water, और सारी यूनिट बताया है कौन किसके लिए होता है। viscosity of water is 0.01, बोर्ड पे लिखा है पॉइज, viscosity of water is 0.01 पॉइज। ठीक, what is their distance apart, हमको बताना है what is their distance apart, यानी प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, what is their distance apart। तो क्वेश्चन बस लैंग्वेज लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, पर क्वेश्चन आसान ही है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम मिल जाएगा। और कई बच्चे ऐसा है जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अनसब्सक्राइब वाले बहुत हैं ऐसे जो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब से ज़्यादा अनसब्सक्राइब वाले वीडियो रेगुलर देखते हैं। तो लाइक अगर शेयर कर लेंगे या सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं फिर क्यों ही इतना ये करूँ, फिर जिन बच्चों को फ़ायदा हो रहा है यहाँ होगा, मैं फिर वीडियो नहीं डालूंगा, ये चैप्टर फिनिश करके अगला फिर। ठीक है, चलो 2 मिनट ट्राई करो। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, और ध्यान दोगे तो सारे डेटा जो है सीजीएस में है। 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखा है, सीजीएस में वेलोसिटी भी दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकेंड, डाइन फोर्स की यूनिट सीजीएस में, पॉइज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताया था कि यूनिट क्या होती है सीजीएस में। तो सारी बातें सीजीएस में दी गई है। आपको क्या बोला गया है कि स्क्वायर मेटल प्लेट है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड मूव पैरेलल टू अनदर विद अ वेलोसिटी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना से मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था, F इक्वल टू ईटा, कुछ बताया था, A dV/dx, चलो अच्छी बात याद है, ईटा A dV/dx से बताया था। माइनस साइन तो बता रहा है केवल डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। F तुमको बता रखा है फोर्स,
ईटा बता रखा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो बता रखा है, एरिया प्लेट का शेप बता रखा है, स्लेब बता रखा है मतलब एरिया बता रखा है, वेलोसिटी में ये बता रखा है डीवी चेंज। तुमको क्या बताना है? डिस्टेंस अपार्ट यानी dx बताना है। तो dx को एक काम करते हैं, डेल्टा लिख देते हैं, बहुत स्मॉल होता है तो इसी को dv बाई dx लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी डेल्टा v बाई डेल्टा x। तो तुमको क्या बताना है? डेल्टा x, सारे डेटा गिवन है और सब सीजीएस में है तो रिजल्ट भी सीजीएस में निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? ईटा ए डेल्टा v बाय एफ, ये होगा। अब ईटा कितना है? 0.01 ट्वाइस। एरिया 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सब सीजीएस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी कितना है? 10 और एफ कितना है? 200 डाइन। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा? इसका देखो 0.1 0.01 100 नीचे आएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर में एक 0 काम गया तो कितना आ जाएगा? 1/20 क्या है? 1/20 सेंटीमीटर। सब सीजीएस में है ना, तो कितना आया? 1/20 सेंटीमीटर, या 1/20 डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.05 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया सिंपल, तो फॉर्मूला बेस्ड था कुछ। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिखो। आसान क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से लिखो। ए सिलेंडर ऑफ हाइट, पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई का पहले का, लेकिन बहुत आसान है। ए सिलेंडर ऑफ हाइट, ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली filled with water, is completely filled with water, completely filled with water, पानी, completely filled with पानी। देखो, find the velocity of efflux of water, find the velocity of efflux का मतलब पता है, बताया वो आउटफ्लो। efflux of water, velocity of efflux of water in meter per second in, अच्छा ये 20 मीटर ही कर लो, एक काम करो, आसान काम करो, मीटर, यहां भी 20 मीटर ही कर लो, ऊपर कर लो हाइट 20 मीटर। इन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ efflux of water in meter per second through a small hole on the side wall of cylinder, small hole on the side wall of cylinder near its bottom, गिवन है आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिवन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। गिवन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक चीज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है, लेकिन ठीक है, यहां लिखना चाहिए था कि ओपन सिलेंडर, ये बात नहीं लिखा है, लेकिन हम ओपन ही कंसीडर करेंगे। अगर नहीं कुछ बोला जाए तो ओपन ही कंसीडर करेंगे, और गिवन डेटा से वही हो सकता है। टॉरिसरी लॉ हमको पता है, बहुत आसान सा है, तो जल्दी से आंसर बता दो। ऐसे इफ्लक्स ओपन के लिए रेफर किया गया है, ऐसे लिख देता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, देखो सिंपल सा क्या है, टॉरिसरी लॉ पता है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जान कहाँ है, क्या बोला था टॉरिसरी लॉ में कि वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। जितना कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की होती है, उतना ही ओपन सिलेंडर से, अगर बॉटम से पानी आ रहा है, टंकी, पानी की टंकी से नीचे से पानी आ रहा है, और टंकी क्या है तुम्हारा जाके क्लोज है, सॉरी टंकी ओपन है, तो √2 क्या होता है? 2gh। यहाँ लिखना था, बताया, अच्छी बात है। नहीं लिखा तो हम यही कंसीडर करेंगे, तो अजदारवाइज लिख देता, ज्यादा बेटर रहता। तो g10, h कितना है? 20। तो कुछ करना ही, 20 क्या बाहर आ जाएगा? 20 बाहर आ जाएगा, तो आंसर 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही हंसी मजाक वाला क्वेश्चन। क्लियर है? चलो तो अगला क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें कुछ खास नहीं लिखो। नेक्स्ट, ये आपका एप्लीकेशन भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पास्कल्स लॉ मूविंग फ्लूइड के लिए। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन लिखो। देखिए, कोई क्वालिटी क्लास जाता है यूट्यूब पे, मैं चाहूं तो प्रवचन दे के, कथा कहानी सुना के
आधी क्लास कथा कहानी, आधी से ज्यादा क्लास और थोड़ा 10 मिनट का लेक्चर। सुनने में भी अच्छा लगेगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते कंपटीशन के लिए। यही नीट, इवन एकेडमिक भी सीबीएसई जिस लेवल पे अब जाता है या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए नहीं जा सकते। तो वो कथा सुनने में अच्छा लगेगा, पर कोर जहां से फायदा होगा, आपका कंप्लीट कवरेज है, तो वो आपका यहां पे है। लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखो। टू सिरिंजेस। तो सिरिंज क्या होता है? टू सिरिंजेस, आप लोग इंजेक्शन लिए ही होगे, सुई लिए होगे, तो सिरिंजेस, तो वो सिरिंज होता है ना, पिस्टन सिलेंडर टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर टाइप का अरेंजमेंट होता है, वो पिस्टन की तरह काम करता है, और जो हम कंप्रेस करते हैं वो क्या है? सॉरी, सिलेंडर है पूरा, जो कंप्रेस करते हैं वो पिस्टन की तरह आगे जाता है, लिक्विड को प्रेस करता है, तो वही है। लिखो, टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस, सिंपल क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ये, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो विदाउट नीडल्स। दोनों सिलेंडर, दोनों सिरिंज का हमने क्या किया? नीडल हटा लिया, दोनों सुई का नीडल हटा लिया, विदाउट नीडल्स। फिल्ड विथ वाटर, पानी भर दिया दोनों में, फिल्ड विथ वाटर, आर कनेक्टेड विथ ए टाइटली फिटेड रबर ट्यूब, connected with a tightly fitted rubber tube filled with water, tightly fitted rubber tube filled with water। दो सिरिंज लिए अलग अलग डायमेंशन का, उसका क्या किए? ओपनिंग नीडल हटा दिया और ओपनिंग को मिला दिए। छोटा बड़ा थोड़ा सा होगा तो ओपनिंग को मिला दिए, एक के अंदर एक चला गया, जैसे भी हुआ मिला दिए, और उसके बाद दोनों को क्या कर दिए? टाइटली पैक कर दिए, ताकि पानी लीक ना करे, और दोनों में पूरा पानी भरा है। अब एक से धक्का देंगे दूसरे में, तो लिखो, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Diameter of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, find the force exerted on the larger piston, find the force exerted on the larger piston, find force exerted on the larger piston। लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है। exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied on smaller piston, force of 10 Newton is applied on a smaller piston। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन इसी में लिखेंगे। मतलब क्या है? दोनों को उस तरह से कनेक्ट कर दिया टाइट, उसके बाद स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं 10 न्यूटन का, तो लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा? स्मॉलर पे अगर 10 लगाएं तो। सेकंड क्वेश्चन लिखो उसी में, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड थ्रू, स्मॉलर पे फोर्स लगाएं तो शुरू में स्मॉलर पुश होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो स्मॉलर पिस्टन पुश्ड थ्रू 6 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर पिस्टन पुश्ड थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन विल मूव आउट? लार्जर पिस्टन कितना मूव करेगा? दो क्वेश्चन है, समझिए कि सिंपल पास्कल्स का एप्लीकेशन है। एक को कंप्रेस करेंगे, दोनों में पानी भरा है, एक को कंप्रेस करेंगे, तो हमने स्मॉलर पे लगाया फोर्स 10 न्यूटन से कंप्रेस कर रहे हैं, तो बड़े वाले पे कुछ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा वो बताना है। और स्मॉलर जो कंप्रेस हुआ 6 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला कितना मूव करेगा। दो है, फर्स्ट तो आसान है, दोनों आसान है, फर्स्ट ज्यादा आसान है, तो जल्दी से ट्राई करके आंसर कोशिश करो बताने का। तो देखो, पहला वाला तो बहुत आसान है, पहला वाला तो सिंपल आपके एप्लीकेशन पे हो जाना चाहिए। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन बताया था, पास्कल्स लॉ ऑफ मूविंग फ्लूइड।
तो एक बात बताओ हमको, हमने बताया था ना कि पास्कल्स लॉ ऑफ मूविंग फ्लूइड के लिए कि हर जगह प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। यानी जो लार्जर पिस्टन पे जितना प्रेशर लगेगा स्मॉलर पे भी उतना ही लगेगा, दोनों पे सेम ही प्रेशर लगेगा। पूरे पे मूविंग फ्लूइड के लिए जो पानी धक्का देगा, मूव करने लगा, तो प्रेशर हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये चीज बताया था, प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक जगह F1A1 इक्वल टू क्या होगा, F2A2। ठीक है, ये लार्जर स्मॉलर लिखना है तो किसी के लिख लो, F लार्जर बाय A लार्जर प्रेशर इक्वल टू F स्मॉलर, एस से लिख लेते हैं, इक्वल टू A स्मॉलर। हमको फोर्स दिया हुआ है किस पे, तुम्हारा जाके दिया है स्मॉलर पे, किस पे निकालना है, लार्जर पे, यानी FL निकालना है, लार्जर को L से लिख दिया, FL इक्वल टू क्या होगा, FS इंटू उधर चला जाएगा AL बाय AS, एरिया ऑफ लार्जर बाय एरिया स्मॉलर। अब इसका जो सिरिंज का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमको डायमीटर दिया है, तो कोई बात नहीं, जो डायमीटर का रेशियो होता है, रेशियो देखोगे तो रेडियस और डायमीटर का रेशियो तो सेम होता है ना। डायमीटर अलग चीज होता है, रेडियस अलग होता है, पर रेशियो सेम होगा। मान लो कि से ये डायमीटर है दोनों का, अगर मैं किसी का डायमीटर मान लो बोलता हूं R1 बाय R2 रेडियस, सॉरी, तो डायमीटर क्या लिखेंगे, D1 बाई D2, ये लिखेंगे ना। डायमीटर का आधा रेडियस बोलेंगे, कोई रेडियस का रेशियो है तो डायमीटर का आधा डायमीटर का आधा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो रेशियो तो सेम ही होगा ना। कोई दो का रेशियो है, अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे सेम क्वांटिटी से तो बात वही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे सेम क्वांटिटी से, रेशियो वही रह जाएगा। तो जो रेडियस का रेशियो वही डायमीटर का रेशियो है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं FS और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा लिखेंगे, सिलिंड्रिकल, तो पाई आर एल का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई क्या लिखते हैं, पाई आर एस का स्क्वायर, स्मॉलर लार्जर का रेडियस का स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली यहां लिखते हैं F लार्जर इक्वल टू FS, पाई पाई कैंसल, तो हम बोलेंगे RL बाय RS का होल स्क्वायर, ये होगा, कोई दिक्कत। और अगर रेडियस का जो रेशियो है डायमीटर का तो भी वही होता है, स्मॉलर पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, तो FS 10, और RL RS, RL जो लार्जर है, बड़ा कौन है, ये है, और स्मॉलर कौन है, 1, तो RL लार्जर का 3 और स्मॉलर 1 का होल स्क्वायर, तो 9 यानी 10 इंटू 9 क्या होगा, 90, तो फोर्स कितना हो गया, 90 न्यूटन। सिंपल एप्लीकेशन देख लो क्या होता है इसका, पास्कल्स लॉ का। अब आप समझो कि हमने मात्र 2 सेंटीमीटर का चेंज लाया, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, कितना का अंतर होता है, 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, स्केल पे देखो लगभग इतना सा का अंतर है। इतने से के अंतर से रेडियस में या डायमीटर, इतने से के अंतर से फोर्स कितना ज्यादा हो गया, 9 टाइम्स ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पहले का तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि स्मॉलर को पुश किए, स्मॉलर कितना गया, 6 सेंटीमीटर गया। तो अगर मान लो कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने में कौन सी क्वांटिटी सेम होगी दोनों में, कौन सी क्वांटिटी सेम होगी। अगर समझो एक बात, एक से दूसरे में अगर कंप्रेस करेंगे, दोनों में पानी भरा है, स्मॉलर को कंप्रेस कर रहे हैं तो स्मॉलर से पानी भर के बड़े वाले में जाएगा, तो स्मॉलर को कंप्रेस किए तो पानी भर के बड़े में जाएगा, तो बड़े के पिस्टन को पीछे धक्का देगा, तो जितना पानी छोटे से निकला है उतना ही बड़े में जाएगा, वही पानी जाएगा ना। भले पानी का जगह में कुछ अंतर होगा, चौड़ाई में ज्यादा हो जाएगा, इस लंबाई में अंतर हो जाएगा, जो चौड़े पिस्टन में कम लेंथ तक पानी फैलेगा, और जो सकरा है उसमें ज्यादा लेंथ तक फैलेगा, पर अमाउंट ऑफ वाटर तो वही होगा ना, यानी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। अगर 5 मान लो से 10 ml पानी गया है, एक में 10 निकला है एक से, तो दूसरे में लीक नहीं हो रहा, तो दूसरे में भी 10 ही ml गया ना, तो वॉल्यूम तो दोनों में सेम हुआ। तो दोनों में कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, दोनों में क्वांटिटी सेम होगी, वॉल्यूम। अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, और इनकंप्रेसिबल ही कंसीडर करेंगे, वाटर है तो लगभग आइडियल करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों में सेम होगा। यानी वॉल्यूम का मतलब, अच्छा मुझे मतलब है लेंथ से, तो एक बात बताओ, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ मैं लिखूंगा वॉल्यूम सेम, मतलब LS इंटू AS, लार्जर का लेंथ जितना तक गया इंटू लार्जर की एरिया, सॉरी स्मॉलर का लेंथ स्मॉलर की एरिया, इक्वल टू लार्जर का लेंथ, लार्जर का लेंथ को लिख लेते हैं LL
इंटू एल, लिख सकते हैं, वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया, जितना स्मॉलर में घटा उतना लार्जर में बढ़ा वॉल्यूम। तो ऐसे में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था लार्जर पिस्टन कितना मूव किया, यानी एल लार्जर पिस्टन कितना मूव किया, लेंथ कितना हुआ लार्जर का। तो इससे क्या हो जाएगा, एल एस इंटू ए एस बाई एल, ए एस बाई एल होगा, और एल एस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, स्मॉलर मूव किया। और एरिया का रेशियो देखोगे तो एरिया ध्यान रखना यहां पे ए एस बाई ए एल देखना है, तो क्या हो जाएगा पाई आर एस का स्क्वायर बाय पाई आर एल का स्क्वायर, ये होगा एरिया, पाई आर एस स्क्वायर स्मॉलर और पाई आर एल लार्जर। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर एस बाय आर एल का होल स्क्वायर, और जो रेडियस का रेशियो होता है वही डायमीटर का रेशियो होता है। तो हाँ, बस ध्यान ये रखना कि यहां लिखते समय, बाकी मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान इतना सा रखना है छोटा सा कि ये गड़बड़ नहीं कर देना है कि लार्जर की जो लेंथ होगी एल एल ये हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटू आर एस बाय आर एल, ये आर एस यानी स्मॉलर बाय लार्जर लिखना है, स्मॉलर 1 है लार्जर 3 है, तो 1/9 डायमीटर का शो ये हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2/3, और 2/3 ऐसे भी छोड़ सकते हो, या पॉइंट में बदलोगे तो कितना 0.666 होगा, यानी लगभग कहोगे राउंडिंग अप करके तो 0.67 सेंटीमीटर। तो ये मूव कितना करेगा 0.61, पहले 67, क्लियर है, नोट करो जल्दी से। और कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन बेस, देख लेते हैं कि जो फ्लाइट है ना कैसे उड़ता है, मतलब वेट नीचे की तरफ लगता है, उसको कितना बैलेंस करने के लिए फोर्स चाहिए, एक रफली आइडिया, एक लगभग इतने हैवी के लिए, एक लमसम के लिए कितना चाहिए उसको लिफ्ट कराने के लिए। तो लिखो ए फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट, दो तरह का एयरक्राफ्ट, ऐसे एयरक्राफ्ट तो और भी हो सकते हैं पर दो ही कंपनी ज्यादातर बनाती है वर्ल्ड में, कौन कौन सी, एयरबस और एक बोइंग। तो तुम लोग को जिसको उड़ाना है या तो बोइंग लिख लो या एयरबस लिख लो, बोइंग अमेरिका का है, एयरबस फ्रांस का है। खैर, ए फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज ए मास, उसका मास है, मतलब फुल्ली लोडेड मतलब एयरक्राफ्ट फ्यूल सब मिला के, पैसेंजर जो बैठा है सब मिला के जो मास है वो है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 kg, मास 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 kg, फुल स्टॉप। इट्स टोटल विंग एरिया, उसका जो विंग होता है डैना होता है, इट्स टोटल विंग एरिया, उसका विंग एरिया गिवन है, इट्स टोटल विंग एरिया जो विंग होता है इज 500 मीटर स्क्वायर, विंग का भी चौड़ा होता है तो इज 500, तो उसी की वजह से लिफ्ट हो पाता है, विंग एरिया 500 मीटर स्क्वायर, बर्नौली के एप्लीकेशन में बताया भी था 500 मीटर स्क्वायर, ठीक, फुल स्टॉप। इट इज इन लेवल फ्लाइट with a speed of 960 किलोमीटर पर आवर, लेवल फ्लाइट विथ ए स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। लेवल फ्लाइट का मतलब ये है कि इस तरह से चल रहा है, जैसे लिफ्ट करते हैं तभी लेवल नहीं होता है, ऐसे तिरछा होता है, या फिर कभी बैंड भी ऐसे झुका भी होता है फ्लाइट। लेवल मतलब नॉर्मल एयर में उड़ रहा है, बराबर है ऐसे, तो 960 किलोमीटर पर आवर। तो उससे लिखो फर्स्ट, estimate the pressure difference, first question, estimate the pressure difference between the lower and upper surface of the wing, लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग, क्योंकि ये ऊपर क्यों उठेगा, प्रेशर में डिफरेंस के कारण ही बर्नौली, तो लोअर अपर का कितना प्रेशर में डिफरेंस हो जाए कि उतने मास को लिफ्ट करा दे, मास के साथ वेट नीचे लगेगा पूरा। सेकंड क्वेश्चन लिखो इसी में, एस्टिमेट दी
estimate the fractional increase, estimate the fractional increase in speed, estimate the fractional increase, estimate the fractional increase in speed, fractional, fractional का मतलब होता है बट्टे में, by p by q, fractional increase, estimate the fractional increase in speed, estimate the fractional increase in speed, fractional increase in speed of the air on the upper surface of the wing, on the upper surface of the wing relative to upper surface of the wing relative to the lower surface, relative to the lower surface. देखो यहाँ पे वेलोसिटी में डिफरेंस भी जरूरी है, बताया था बर्नौली का प्रिंसिपल ही, वही क्यों उड़ पाता है, क्योंकि उसका जो विंग्स है उड़ने के समय से तिरछा होता है, हवा को अलग काटता है। तो जब बहुत तेज भागता है रनवे पे, बता चुका हूं बर्नौली के एप्लीकेशन में, तो हवा को क्या होता है, इस तरह के सरफेस के कारण ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, इंगेज करता है। तो ज्यादा इंगेज कौन सा करता है, अपर पार्ट। तो जब ये बहुत तेज भागेगा तो इसके आसपास का जो हवा है ट्रैप हो जाता है, उसकी वेलोसिटी भी फ्लाइट की वेलोसिटी के आसपास हो जाती है। तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो बर्नौली के अकॉर्डिंग प्रेशर बहुत कम, ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर डिफरेंस हुआ, लिफ्ट हो गया। तो यही बताना है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड में कितना का अंतर आया कंपेयर टू पहले। ऑब्वियस है स्पीड, यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है, जैसे डेंसिटी उस समय जो, या वहां पे एयर इसका जो है 1.2 kg, एयर की डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आप जो फ्लाइट का भी एक्सीडेंट हुआ है या होता है, जैसे कि आपका अहमदाबाद वाले में बड़ा केस हुआ था, तो समझे थे एक्सपर्ट सब, कई कुछ अलग अलग गेस कर रहे थे कि वजह क्या रहा होगा। तो कई एक्सपर्ट डेंसिटी का भी गेस किए थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बहुत बढ़ती है, फ्लाइट एक्सीडेंट होता है, हवा का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पतली हो जाती है, उसकी वजह से फ्लाइट को टेकअप करने में दिक्कत होता है, ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो हवा की डेंसिटी का भी असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी असर पड़ता है। तो खैर डेंसिटी एयर की जो है वो 1.2 है। जी आसान करने के लिए जी को बोल दिया गया, बोल देता हूं कि 10 ले लो, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करना है, कॉन्सेप्चुअली है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मान लो कर भी लोगे, सेकंड में थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट तो मैं ही बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जो बर्नौली का एप्लीकेशन समझाया था उसका प्रैक्टिकल डेटा के साथ, उसी को हम समझ रहे हैं, उसी चीज को एक डेटा के साथ हम एप्लीकेशन समझ रहे हैं। तो अब देखो बर्नौली के अकॉर्डिंग सिंपल क्या होना चाहिए, उसको लिफ्ट करना है प्लेन को, तो प्लेन को लिफ्ट कौन करेगा, अपवर्ड फोर्स यानी अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ में, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। अपवर्ड वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स जो हम क्रिएट नहीं कर रहे, हो जा रहा है, हो क्यों जा रहा है, क्योंकि फ्लाइट तेजी से रनवे पे भाग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स ऊपर की तरफ क्रिएट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में है और क्रिएट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ में थ्रस्ट को किसको बैलेंस करना चाहिए, वेट को। जो पूरा प्लेन का वेट है पैसेंजर लेके, अगर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स उतना मिल जाए तो क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो वेट क्या होगा, वेट इक्वल टू mg, टोटल मास इंटू जी। और फोर्स लगाने का तरीका यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कौन सा, नेट प्रेशर, प्रेशर नेट प्रेशर, नीचे के प्रेशर और ऊपर के प्रेशर का डिफरेंस। अगर फ्लाइट उड़ रहा है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक बात बताया था, मान लो ये उड़ रहा है तो इसके उड़ने के लिए क्या चाहिए, इधर भी प्रेशर होगा, ऊपर भी प्रेशर होगा, इधर प्रेशर, नीचे क्या होगा, प्रेशर नीचे P1 मान लो P2, तो नेट प्रेशर क्या बोलेंगे, P1 माइनस P2, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा कहाँ होगा, नीचे होगा, तभी ना लिफ्ट होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। नेट प्रेशर क्या बोलेंगे, P1 माइनस P2, कितने पे, विंग पे, ये पूरा विंग है मान लो, इनटू जो एरिया है विंग का, इस पे जितना प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा वो पूरे के वेट को बैलेंस करना चाहिए, यही होता है ना सिंपल फंडा। तो डेल्टा P इंटू ए, अब डेल्टा P इंटू ए यहाँ पे सिंपली सब कुछ दे रखा है, बस देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना आसान है, बस कुछ खास लफड़ा नहीं है, बस क्वेश्चन लैंग्वेज भी दे दिया तो लगने लगे कि क्या है, mg बाय सिंपल। अब mg मास कितना दे रखा है, टोटल 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5, g को बोला गया क्या ले लो,
10 ले लो, और विंग का एरिया दे रखा है कितना 500 मीटर स्क्वायर, काम खत्म 500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो दो जीरो कैंसिल होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 0 1 0 1 ये वाला जीरो ले लो, इससे 1 0 ले लो, ये 4 हो जाएगा। 5 को 3.3 से लगभग डिवाइड करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा तुम्हारा 5 छके 30, 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 500 था ना, 10 लिया, 1 0 गया, 1 0 गया, 6.6 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा 4 आएगा, ये आएगा ना सर देख लो एक बार, 10 टू द पावर 5, 5 छके हाँ 6.06 होगा ना, बोला 5 3 छोटा है ना, 6.6, या फिर ऐसा कर सकते हो, ये 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा सिंपल है, ज्यादा दिक्कत होती है नीचे कर लो ना 0.1, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 33/5 33/5 6.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 3। तो समझो कि इतना वेट के प्लेन को लिफ्ट करना है, तो प्रेशर डिफरेंस 6.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इतने का लगभग प्रेशर डिफरेंस आएगा रनवे पे भागते हुए, तब प्लेन क्या होगा लिफ्ट होगा। तो क्लियर बात है। दूसरे क्वेश्चन में एक तो कॉन्सेप्ट है ही, साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो वो मैं बता रहा हूं, साथ में इसको लिखते चलो। इसको लिखे क्या, इसको नोट करो, कर लिए, अच्छा कर लो। देखते हैं सेकंड, थोड़ा सा समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पहले के कंपेयर में, तो जरा इसमें देखना कुछ। पहला तो लेवल फ्लाइट है, लेवल फ्लाइट है, फ्लाइट उड़ रहा है, प्रेशर डिफरेंस वेलोसिटी का खेल है, बर्नौली लगा सकते हैं। बर्नौली क्या होता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस क्या बोलेंगे हाफ रो V2 स्क्वायर। और चूंकि लेवल फ्लाइट बोला गया, मतलब दोनों क्या हाइट हमें बराबर है दोनों साइड, तो क्या होगा रो जी एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से लिखते हैं मान लो P1 माइनस P2, समझना, तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, समझना, ये है हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्यों कहां अभी समझ में आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ रो क्यों कर रहा हूं सर, देखते हैं। V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1, A प्लस B का होल, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या, V2 प्लस V1 V2 माइनस V1, कोई दिक्कत है? इस तरह से क्यों लिखे हैं अभी देखते हैं। हाँ किसके जैसा, हाँ, और प्लस हाफ भी है ना। थोड़ा सा मैं स्मार्टली एक काम करूंगा, देखो ये वाला हाफ है ना, इंटू हाफ है, मैं कहीं भी लगा सकता हूं, मैंने यहां लगा दिया, लिख सकते हैं इसे V1 प्लस V2 बाई 2। ये क्यों लिखे, दरअसल वजह है V1 प्लस V2 बाई 2, ये एवरेज हो गया, पहले और बाद में का डिफरेंस, पहले और बाद में वेलोसिटी का एवरेज V1 प्लस V2 बाई 2, V एवरेज, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं V एवरेज। V एवरेज अगर यहां मैं निकाल रहा हूं, V एवरेज लिखा V1 प्लस V2 बाई 2, तो V1 प्लस V2 कितना है, V1 V2 जल्दी से बताओ, V1 V2 नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया, इसलिए हमको ये काम करना पड़ा। ये काम इसलिए करना पड़ा, तो वो कितना है, वो है 960 किलोमीटर पर आवर। जरा समझना, V एवरेज दैट इज V1 प्लस V2 बाई 2, ये जो है वेलोसिटी लेवल फ्लाइट की 960 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, एवरेज ही तो ना, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो एवरेज है, ऊपर नीचे मिला के। तो V1 प्लस V2 बाई 2 ये दिया है 960 किलोमीटर पर आवर। सारे डेटा SI में है, इसको SI में बदलोगे तो मीटर पर सेकंड के लिए इंटू 5/18 करेंगे, तो 18 से जाएगा कितने बार में, 18 पंचे 90, पूरा पूरी कैंसिल होगा। देखो 960 किलोमीटर पर आवर था ना, 18 पंचे 90, अच्छा पूरा नहीं जा रहा है क्या, 90 6 नहीं जाएगा तो ऐसे ही रख देंगे 5/18,
960 गुना 5/18 लगभग लिखोगे तो कितना लिखोगे इसको? सर 3 से कटेगा दोनों सर। हाँ 3 से ही काटते हैं, देखते हैं इसको। 6 से भी कटेगा। लगभग भी लिख सकते हैं, 6 से काटते हैं सर। 6 × 18 और 16 × 96 ना 60। अब नहीं कटेगा तो एक 300 बटे सॉरी ये करोगे तो कितना हो गया? 155 500 16 पंचे 80, 580 बटे 3, 580 बटे 3 लगभग करोगे तो कितना आएगा? 580 बटे 3 सर। जी सर। 16 गुना 5 कितना होगा? गुना है तो सर 0 800 हो जाएगा। 800 सॉरी मैं भी क्या करूं, 800 बटे 3, 800 बटे 3 लगभग ये कितना होगा? 2 3 267 3 × 18 लगभग 267 आएगा। ये लगभग 267 आएगा। ऐसा क्यों किया? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ो क्या पूछा गया है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड अगर पूछता, समझो जरा बात को ध्यान से, हमसे पूछा है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड क्वेश्चन में। हाँ बोलो बोलो बोलो। 266.66। हाँ तो उसको लगभग से मिल सकते हैं इंक्रीज इन स्पीड। क्वेश्चन समझो क्या पूछा गया। अगर पूछा जाता है इंक्रीज इन स्पीड तो लिखते v2 - v1, ये चेंज आया। फ्रैक्शनल पूछा गया मतलब क्या है? पहले के कंपेयर में, पहले का क्या मतलब पूरा एज अ होल, यानी क्या v एवरेज के कंपेयर में। तो हमसे जो पूछा गया है टर्म वो ध्यान होना चाहिए। हमसे पूछा गया है फ्रैक्शनल इंक्रीज, ये इंक्रीज पूछा जाता तो v2 - v1, फ्रैक्शन तो क्या है? कंपेयर टू इनिशियल, दैट इज क्या है? v एवरेज। तो हमसे ये पूरा टर्म पूछा गया है। अब ये पूरा टर्म कैसे निकल सकते हैं? ये पूरा टर्म कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरा टर्म निकालने के लिए तुम देखोगे, यानी मुझे v2 - v1 चाहिए, समझना v2 - v1 चाहिए। कैसे निकाला जा सकता है? v2 - v1 बाय v एवरेज चाहिए। v2 - v1 ये है, इक्वल टू दिस है, ध्यान से समझना, इक्वल टू दिस है, थोड़ा एडजस्टमेंट समझना। तो v2 - v1 को मैं लिख सकता हूं ऐसा, क्या इसको उधर भेज दिए तो p1 - p2, P1 - P2 बाई रो, और इस पूरे को V एवरेज लिख सकते हैं, बाई नीचे V एवरेज आएगा। पहले बताओ इसको लिखा जा सकता है? ऐसे लिखे क्योंकि हमको यही पता है। अब ये सॉल्व किया जा सकता है। P1 - P2 क्या है? पहले क्वेश्चन में P1 - P2 ही निकाले थे। फर्स्ट क्वेश्चन में कितना आया था? 6.6 × 10⁻3। तो ये आ गया था 6.6 × 10⁻3। डेंसिटी कितना गिवन है? 1.2, और V एवरेज लगभग कितना है? 267। तो ये समझे। अब ये कितना आएगा डेटा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं लगभग सॉल्व करके देखोगे ये अप्रोक्स आएगा 0.08 के आसपास। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज 0.08 है। और अगर पूछा जाए फ्रैक्शनल परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? × 100। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज बोला जाएगा तो 8%, यानी पता है फ्लाइट जो ये लिफ्ट हो रहा है, फ्लाइट की में 8% का वेलोसिटी में डिफरेंस है, ये ऊपर नीचे के बीच, तब ये लिफ्ट हो सकता है। ये मामला था पूरा, कॉन्सेप्ट समझे? तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इतना नोट कर लो, फिर रहने देते हैं, ठीक है।